बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706 उसका फरवरी मार्च 2021 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, रिकॉर्डेड हैं। आप क्राचेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ फोल्डर मिलेगा आपको फरवरी मार्च 2021, उसको आप देख लें जाके। इसके अलावा एमसीक्यूज़ के काफ़ी पेपर्स हैं, इस लेवल अकाउंटिंग के पार्टनरशिप के काफ़ी लेक्चर्स हैं और फोल्डर एस लेवल अकाउंटिंग के नाम से मिलेगा, तो आप उसको ज़रूर देखें। आपके एग्ज़ाम्स भी करीब हैं, दैट विल फैसिलिटेट यू इन अंडरस्टैंडिंग और क्वालिफाइंग योर एग्ज़ाम इंशाल्लाह विद A+। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। द डायरेक्टर्स ऑफ बी लिमिटेड हैव प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। के डायरेक्टर्स हैं बी लिमिटेड के, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट उन्होंने दी है आपको एट 31 दिसंबर 2020 की। एसेट्स आपको दिए हुए हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं आपके पास। करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री है और ट्रेड रिसीवेबल है। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स हर वो चीज़, इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो आपको फ्यूचर में पहुंचाए वो एसेट्स कहलाती है। एसेट्स को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देते हैं। नॉन करंट एसेट्स जिनका इकोनॉमिक बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर आपको मिलेगा, और जो करंट एसेट्स होते हैं ये वो एसेट्स होते हैं जिनका इकोनॉमिक बेनिफिट्स विद इन अ ईयर आपको मिलेगा। तो टोटल एसेट्स आपके $721,000 आ गए। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में इक्विटीज़ आपको दी हुई है, इशूड शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रिटेन्ड अर्निंग है, ये शेयर होल्डर्स इक्विटी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो उसके अंदर टोटल इक्विटी आपको दी हुई है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी दी हुई है। 8% डिबेंचर है, 2025 के अंदर हम उसको रीपे करेंगे और 50,000 का उसका अमाउंट बनता है। करंट लाइबिलिटीज़ आपको दी हुई है। करंट लाइबिलिटीज़ विद इन 1 ईयर यू आर गोइंग टू पे देम ऑफ। तो और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी इंटरेस्टिंगली आपको करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसका मकसद है कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट है कि बैंक में आपने अपना जो पैसा था उससे ज़्यादा रकम आपने बैंक से निकाल ली। तो जब आपने उसे निकाला तो डेफिनेटली फिर वो बैंक ओवरड्राफ्ट बन गया है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ ए लाइबिलिटी विच यू हैव टू पे बैक टू द बैंक। तो टोटल लाइबिलिटीज़ आपकी $86,000 आ गई। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी $721,000 आपको, और आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो टाई बैक हो गया। The company's revenue for the year ended 31st December 2020 was $540,000, of which 60% was on credit। कि इसका जो 60% था वो क्या था? वो क्रेडिट सेल्स था। तो आप निकाल लें यहाँ पे 540,000 मल्टीप्लाइड बाई 60%, यू गेट $324,000। दिस इज़ क्रेडिट सेल्स। ये आपकी क्रेडिट सेल्स आपकी आ गई। द कंपनी इज़ प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज $80,000। कंपनी ने $80,000 का प्रॉफिट कमाया। नंबर 1 कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशोज़ एट 31 दिसंबर 2020 कि ये रेशोज़ आपको कैलकुलेट करनी है। व्हेन वी टॉक अबाउट द रेशोज़, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डिफरेंट फिगर्स और डिफरेंट आई मीन टू से वैल्यूज़ और आपको जो अकाउंट्स हैं वो आपको दिए हुए होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे इस सवाल में आपने देखा कि आपको एसेट्स और इक्विटीज़ की पोजीशन इज़ गिवन। समटाइम्स इनकम स्टेटमेंट, जैसे इनकम स्टेटमेंट का एक पार्ट आपको इसने दिया है। तो ये जो डिफरेंट फिगर्स होती हैं इनका जो रिलेशनशिप होता है उसको जब हम आपस के अंदर उसकी रेशोज़ है, परसेंटेजेस हम निकाल रहे होते हैं, देन वी कंपेयर what we do, we compare the last year figures with the current year figures and see where the business is going, के बिज़नेस हमारा कहाँ पर जा रहा है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की पोजीशन क्या है, हमारी लिक्विडिटी की पोजीशन क्या है। लाइक अगर हम देखें करंट रेशो, व्हाट डज करंट रेशो टेल यू? करंट रेशो आपको बताती है कि आपकी जो लिक्विडिटी है, कि जो करंट लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने की जो आपकी जो स्ट्रेंथ है कंपनी की वो कितनी है। आपकी लिक्विडिटी है इतनी कि आप करंट लाइबिलिटीज़ जो है विद इन 1 ईयर पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एंड हाउ मच एसेट्स, क्योंकि करंट लाइबिलिटी को पे करने के लिए करंट एसेट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि उसको नॉन करंट एसेट्स अगर आप बेच देंगे तो आपका बिज़नेस कैसे चलेगा।
तो करंट लाइबिलिटीज़ की पेमेंट के लिए करंट एसेट्स अवेलेबल हैं आपके पास या नहीं है। इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें तो दूसरी रेशो कहता है कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का मकसद ये है कि रिसीवेबल जो आपने क्रेडिट माल बेचा उसकी रिकवरी कैसे हो रही है, मतलब सही हो रही है, उसकी रिकवरी नहीं हो रही है और कितनी दफ़ा हो रही है। जितनी ये रेशो ज़्यादा होगी इसका मकसद है कि हमने इतने टाइम्स जो है ये पैसा या इसकी कलेक्शन इन डेज़, जैसे ये डेज़ की बात करता है कि कितने दिन लग रहे हैं आपको कलेक्शन रिसीव करने में, जो आपने माल बेचा क्रेडिट के ऊपर उसका पैसा कितने दिन में आपके पास आ जाता है। तो इसी तरीके से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं, नंबर 3 जो कह रहा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के वट एवर कैपिटल हैज़ बीन इन्वेस्टेड, जो भी आपके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और आपकी शेयर होल्डर्स जो हैं, नॉर्मली इन दोनों को अगर मिलाएं तो कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का तरीका क्या होता है कि शेयर होल्डर्स इक्विटी हो गई और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आप कह लें, ये दोनों बेसिकली, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज़ तो विद इन अ ईयर पे हो जाती है और कैपिटल की नेचर भी लंबी होती है और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो होती है वो भी फिर लॉन्ग टर्म नेचर की होती है। तो इन दोनों को जब मिलाते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। या फिर टोटल एसेट्स में से आप माइनस कर दें करंट एसेट्स को तो भी करंट लाइबिलिटी को, यानी टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दें तो भी आपके पास जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यार आपने जो पैसा बिजनेस के अंदर लगाया उस पर रिटर्न आपको कितना मिल रहा है। तो समझाने का मकसद ये है। इसी तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इस सवाल के अंदर नहीं दिया, वो आपसे पूछ सकता है कि ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज बताएं। इसके अलावा वो आपसे इन्वेंट्री टर्नओवर के बारे में पूछ सकता है। समटाइम्स फिगर्स गायब कर देगा। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है देन यू विल बी इन हॉट वाटर, कि आपको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो इस पर बहुत सारे सवाल हैं, मैं भी करवा रहा हूँ इसको आप जाकर देखें। और इसका आसान तरीका ये है इस सवाल को करने का कि सर्टेन रेशोज़ दी हुई हैं, अगर आप सिलेबस के अंदर जाएँ और जाकर देखें तो उसके अंदर जो रेशोज़ दी हुई हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट करें, उसके फार्मूले को जहन में रखें और प्रीवियस पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करें। ये ओ लेवल अकाउंटिंग में भी बहुत आता है, मैंने बहुत सारे पेपर्स कराए हैं ओ लेवल अकाउंटिंग के। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से आप भी पढ़कर आ रहे होंगे, अगर उन्हें रिफ़्रेश करना हो तो उन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा जाके। तो क्वेश्चन ये बड़ा सिंपल होता है लेकिन इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होनी चाहिए। तो हम आते हैं पहले की तरफ। पहले हमसे कहता है करंट रेशो। करंट रेशो मैंने आपको समझाया। करंट रेशो के लिए क्या फार्मूला होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो देखिए करंट एसेट्स आपके पास यहाँ ये जो 65, क्योंकि दो, एक इन्वेंट्री आपके पास करंट एसेट्स था और एक ट्रेड रिसीवेबल, ये दो आपके पास करंट एसेट्स थे और इन दोनों को जब आपने कैलकुलेट टोटल करा तो ये 65,000 बनता है। तो ये करंट एसेट्स आपके हो गए और करंट लाइबिलिटी भी इसने सवाल के अंदर आपको दिया हुआ है 36,000। ये देख रहे हैं 19,000 आपका ट्रेड पेबल था और 17,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये करंट लाइबिलिटी, ये दोनों फिगर दी हुई हैं। तो 65,000 को आप डिवाइड कर दें 36,000 से, हम देख कर आएँ तो हमारे पास करंट रेशो आ जाएगी जो आपको बताएगी क्या है। देखें ये क्वेश्चन नंबर 3, 65,000 को 36,000 से आपने डिवाइड किया तो 1.8121 1 पॉइंट, ये सिंपल करने के लिए क्योंकि 36,000 में 3 ज़ीरो होते हैं, इसी तरीके से 65,000 में 3 ज़ीरो होते हैं, उन दोनों को आप हटा दें। और अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है, यू लव ज़ीरोज़, तो फिर आप सिंपल करें कि 65,000 को 36,000 से डिवाइड कर दें तो 1.8121 आता है। इसका मतलब है 1 रुपी लाइबिलिटी पे करने के लिए द कंपनी हैज़ $1.81 के $1.81 कंपनी के पास मौजूद है। नॉर्मली इसका रेशो स्टैंडर्ड रेशो होता है 2 to 1 कि 1 रुपी लाइबिलिटी पे करने के लिए एटलीस्ट यू शुड हैव $2 और 2 रुपी। तो 1 to 1 का रेशो होता है। लेकिन अगर 1.8 भी है तो अब डिपेंड करता है कि लास्ट ईयर क्या था और ये जो इंडस्ट्री है जिसमें ये जो बिज़नेस ऑपरेट कर रहा है उनका रेशो नॉर्मली क्या रहता है। तो हम देखते हैं इसको आगे। अगला वो हमसे कहता है कि कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का फार्मूला क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर जो है उसको आप निकाल लें कि ट्रेड रिसीवेबल को ऊपर रखें और डिवाइड कर दें अब क्रेडिट सेल्स रखें।
देखें क्रेडिट सेल्स हमने क्या कहाँ निकाली, एक तो ट्रेड रिसीवेबल है, एक आपका ये आप देखें 324,000 मैंने निकाला था कि 500, उसने बताया था टोटल सेल्स आपकी कितनी है 540,000 है, द कंपनी इज़ रेवेन्यू फॉर द ईयर, जिसमें 60% क्रेडिट था। तो क्रेडिट सेल्स थी $324,000 की, और रिसीवेबल देखें कितना दिया हुआ है, ये 31,000 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ट्रेड रिसीवेबल को हम नॉर्मली जो पहले जब ये आपको दे के वो ये निकालें, तो इसमें सबसे पहले आप ये करें कि रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स, टाइम्स के अंदर आप पहले निकाल लें। टाइम्स में निकालने का क्या तरीका होता है, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। अब क्योंकि ये एक ही दिया हुआ है, अगर आपको ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस दे तो आप दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, वो एवरेज रिसीवेबल कहलाता है। तो क्रेडिट सेल्स देखें कितनी दी हुई है, 324,000 आपको दी हुई है, और जो रिसीवेबल था आपका वो 31,000 था, अभी हम देख कर आ रहे हैं। दोबारा देख लेते हैं, देखें ये 31,000 ये नज़र आया आपको। अब आप क्या करें कि 324,000 को डिवाइड कर दें 31,000 से, यू गेट 10.5। 10.5 टाइम्स का मकसद समझ रहे हैं क्या होता है कि 10.5 टाइम्स जो है रिसीवेबल का पैसा कंपनी को रिसीव होता है। अब व्हाट ही इज़ आस्किंग टू ट्रेड रिसीवेबल इन डेज। तो जब आपको डेज के अंदर कन्वर्ट करना हो तो रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, डेज का आसान तरीका होता है कि 365 डेज को आप ऊपर रखें और रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स, जो आपने टाइम्स में निकाला है उसको नीचे रख दें। तो अगर आप 365 को डिवाइड करें 10.5 से, तो व्हाट यू गेट 365 डिवाइडेड बाय 10.5, यू गेट 34.8। तो 34.8 का मकसद है कि आप इसे अगर राउंड ऑफ करें तो ये 35 डेज बनेगा। तो 35 डेज़ का मकसद है कि पैसा रिसीव होने में कस्टमर से जो माल आपने बेचा है किसी एक कस्टमर से, वो 35 डेज़ आपके लगते हैं। अब ये 35 डेज़ जो है अगर आप देखें तो इनमें इसका एक तरीका ये भी होता है निकालने का डेज़ में। एक तो मैंने आपको बताया जो आपको आसान लगे, 31,000 रिसीवेबल को ऊपर रखें, मल्टीप्लाइड करते हैं 365 जो साल के टोटल दिन होते हैं, और डिवाइड कर दें 324 से। 324 क्या है, ये क्रेडिट सेल्स है। तो आप इस तरीके से भी स्ट्रेट निकाल सकते हैं, या फिर टाइम्स निकाल लें पहले, और टाइम्स निकाल के 365 को स्ट्रेट टाइम से डिवाइड कर दें। तो इन एनी वे यू वुड लाइक टू डू इट, जो आपको बेहतर लगे। ये 35 डेज़ ही दोनों सूरतों में आएंगे। अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो तो फिर सिंपल है कि रिसीवेबल को ऊपर रखें, मल्टीप्लाइड करें 365 और डिवाइड कर दें क्रेडिट सेल से, यानी 365 डेज़ को डिवाइड कर दें क्रेडिट सेल से, एंड मल्टीप्लाइड जो फिगर है उसको 31 से मल्टीप्लाई, 31 से मुराद रिसीवेबल है ये, तो ये कर दें या इस तरीके से। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, सिंपल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मकसद है कि प्रॉफिट कितना हुआ आपका। प्रॉफिट के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा कि देखें इस सवाल के अंदर वो हमें प्रॉफिट बता रहा है 80,000 का प्रॉफिट है, ये आप देख रहे हैं 80,000 का प्रॉफिट, लेकिन इस 80,000 का प्रॉफिट है कंपनी का नेट प्रॉफिट। ये नॉर्मली जब हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने जाते हैं तो ऑपरेशनल प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या ऑपरेशनल प्रॉफिट भी कहते हैं इसको, या इसको कहते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आप दोनों में से कुछ कर लें, और इसको निकालने का तरीका ये कि इंटरेस्ट ऑन टैक्स से पी, अब टैक्स तो इस सवाल के अंदर हमें दिया नहीं है, अलबत्ता इंटरेस्ट हमें पता है। देखें ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का 8% डिवेंचर्स हैं और 50,000 का अमाउंट है, तो इसका इंटरेस्ट हमें पता है कितना होगा, ये 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 8% अगर मैं निकालता हूँ तो ये 4,000 बनता है। तो इसका मकसद है इंटरेस्ट की फिगर 4,000 है, 4,000 इंटरेस्ट
हम माइनस कर कर आ रहे हैं इसमें से। वो डेफिनेटली इंटरेस्ट तो एक्सपेंस है ना, आपने माइनस किया होगा, तो ये माइनस जो करा है इसको फिर आप प्लस कर लें। तो एक्चुअली आपका जो ऑपरेशनल प्रॉफिट जो आपको मिला वो $84,000 का था। इसमें से फिर आपने इंटरेस्ट माइनस किया 4,000, तो इसलिए ये $80,000 की फिगर आपको नज़र आ रही है। तो 84,000 ये है, और जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका आसान मैंने बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मकसद है शेयर होल्डर्स इक्विटी, और डेवेंचर जो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी है उसको प्लस कर लें तो 635,000 एक है, और इसमें प्लस कर लें ये 50,000, तो 685,000। ये कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आ गया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड समझ आया आप लोगों को कि शेयर होल्डर्स इक्विटी और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को प्लस करें तो शेयर होल्डर्स इक्विटी आती है। तो ये शेयर होल्डर्स इक्विटी आपने निकाल ली, और प्रॉफिट मैंने बताया आपको, तो 84,000 डिवाइडेड बाय 84,000 को डिवाइड कर दें 685 से। ये आप देख रहे हैं 80 + 4 इसने भी करा हुआ है, ये 84 आया, 84,000 को डिवाइड कर दिया 685 से, 685,000 से इसने 30 जो है माइनस कर दिए हैं। आप सिंपल भी लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें रिजल्ट एक ही आएगा, 84,000 डिवाइडेड बाय 685,000, ये 3 0 कट के वही आ जाएगा 12.26%, ये दिया हुआ है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12.26% आपके पास आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपने निकाल दिया, तो रिक्वायरमेंट्स ये आपकी पूरी हो गई। कहता है द फॉलोइंग रेशोज आर अवेलेबल फॉर 2019 अलोंग विद कॉम्परेटिव रेशोज फॉर 2018, कि 2018 की रेशो दी हुई है और 2019 2 सालों की रेशो आपको दी हुई है। कंपनी कहता है कंपेयर द कंपनीज पोजीशन एट 31 December 2020 विद दैट ऑफ द प्रीवियस 2 years इन रिगार्ड ऑफ द फॉलोइंग रेशोज। यही 3 रेशोज जो हमने निकाली हैं, करंट रेशो, ट्रेड रिसीवेबल और रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड, जो ऊपर हम निकाल कर आ रहे हैं। तो ऊपर अगर हम निकाल कर आ रहे हैं तो उसको हम अगर देखें तो ये मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ 2020 समझने के लिए, ताकि आपके सामने रहे। तो करंट रेशो हमने आई थिंक जो निकाली थी वो निकाली है, करंट रेशो हमने 1.81, ये हमने निकाली, और जो टर्नओवर डेज था वो तो हमने 35 निकाला था आपके सामने, और ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमने 12.26% निकाला। तो अगर आप इसको देखें तो आपको लगेगा कि यार ये जो करंट रेशो है हमारी, ये 2:2 मैंने आपको बताया, याद रखिएगा 2:1 स्टैंडर्ड रेशो होता है। तो ये इसकी जो लिक्विडिटी थी वो थोड़ी सी नॉर्मली ये हो रहा है कि वर्सन मतलब ख़राब हो रही है, नॉट इम्प्रूविंग बल्कि डिक्रीज़ हो रही है। देखिए $2.1 मौजूद थे, ₹1 लाइबिलिटी, $1 लाइबिलिटी पे करने के लिए, और 2019 के अंदर $2.20, यानी ये रेशो इम्प्रूव हुई थी आपके पास मौजूद थे $1 लाइबिलिटी पे करने के लिए। एकदम 2020 में आके $1.81 आपके पास मौजूद हैं ₹1 लाइबिलिटी पे करने के लिए। द पोजीशन इज आई मीन से नॉट गुड फ्रॉम लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू का मकसद ये है कि आपकी लिक्विडिटी कम हो रही है, और इन्वेंट्री टर्नओवर आपकी बेहतर नहीं है। और इसके अलावा देखें लिक्विडिटी का नीचे से भी पता चल रहा है अगर आप देखें कि लेकिन आपकी रिसीवेबल टर्नओवर जो है वो देखें अच्छा हो रहा है, क्योंकि पहले 38 डेज़ लग रहे थे आपको पैसा रिसीव होने में, फिर 37 डेज़ आपके लग रहे थे, और ये इंडिकेटर अच्छा है कि अब 35 डेज़। इसका मतलब है अगर मैं रिसीवेबल टर्नओवर की बात करूँ तो वो तो इम्प्रूव हुआ है आपका, लिक्विडिटी आपकी अलबत्ता जो है वो डिस्टर्ब हुई है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपके पास इंटरेस्टिंगली 14.32% था 2018 में। ये इम्प्रूव हुआ था आपका, स्लाइटली इम्प्रूव हुआ, और स्लाइटली इम्प्रूव होकर फिर एकदम नीचे गिर गया, 12.26 रह गया। तो ये एकदम ड्रास्टिकली का मकसद ये है कि फिर आप बिज़नेस सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि फिर आपके रिसोर्सेज जो है इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, या तो आपका प्रॉफिट कम आ रहा है,
या प्रॉफिट कम है, या फिर हो सकता है कि आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ गई हों। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी की पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। करंट रेशो, जैसा कि मैंने कहा कि करंट रेशो तो डिक्रीज़ हुई है, आपने देख लिया, तो लिक्विडिटी आपकी अफेक्टेड है। और ओवरऑल यू नीड टू इम्प्रूव योर लिक्विडिटी, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो फिर करंट लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करने के आप टाइम पे काबिल नहीं होंगे। और ये तो स्टैंडर्ड रेशो से भी कम हो गई है, बाकी तो स्टैंडर्ड से ज़्यादा थी, अब तो $1.81 अवेलेबल हैं $1 लाइबिलिटी पे करने के लिए। और रिसीवेबल टर्नओवर के ऊपर भी आपको ये अच्छा है कि इसमें आप और इम्प्रूव करें, यहाँ से भी लिक्विडिटी बेहतर हो सकती है। रिटर्न अलबत्ता आपका गिर गया है, तो दिस इज़ वेरी डेंजरस कि आपको देखना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं। तो ये आपके सामने रेशो था। बी पार्ट देख लेते हैं। द कंपनीज करंट रेशो हैविंग स्लाइटली इम्प्रूव्ड हैज़ नाउ वर्सनड, कि जो स्लाइटली इम्प्रूव हुई थी वो हैज़ नाउ वर्सनड शार्पली, कि वो नीचे की तरफ चली गई है। $1.81 अवेलेबल हैं $1 लाइबिलिटी पे करने के लिए। दिस कुड मीन दैट इट विल हैव डिफ़िकल्टी इन मीटिंग इट्स ऑब्लिगेशन इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म, कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि आप लाइबिलिटी कैसे पे करेंगे। द कंपनीज पोजीशन हैज़ इम्प्रूव्ड ओवर द 3 years। अगर हम देखें तो क्रेडिट कस्टमर्स आर पेइंग मोर क्विकली देन बिफोर, के 35 डेज आपके आ गए, दे आर पेइंग मोर क्विकली देन बिफोर, विच विल हैव ए बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ द कंपनीज लिक्विडिटी पोजीशन। ये भी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन पे इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसके बाद तीसरा है द कंपनीज पोजीशन हैविंग स्लाइटली इम्प्रूव्ड, कि जो स्लाइटली इम्प्रूव हुई थी हैज़ नाउ वर्सन शार्पली। ये फिर वही जो आपने देखा था कि 14 से 15% हो गया था, फिर एकदम 12.26 आई थिंक परसेंट हो गया। तो वर्सन शार्पली, द कंपनी इज़ नॉट यूजिंग इट्स रिसोर्सेज इफेक्टिवली। एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं आपकी सेल्स कम हो सकती है। एनी हाउ द ओवरऑल द बिजनेस नीड्स revisiting all of the things because the business is not managed effectively, there is a fluctuation, they may be, I mean to say, हो सकता है ये कोई सीजनल इम्पैक्ट भी हो सकता है कि कोई सीजनल इम्पैक्ट आया हो, लेकिन एनी हाउ द कंपनी हैज़ टू रिविजिट इट्स स्ट्रेटेजी इन टर्म्स ऑफ रनिंग द बिजनेस सक्सेसफुली। तो ये आपके पास आ गया, आपने कमेंट्स कर दिए। स्टेट 2 वेज इन विच ए कंपनी कुड इम्प्रूव इट्स करंट रेशो। कंपनी अपनी करंट रेशो को कैसे इम्प्रूव कर सकती है? कंपनी अपनी करंट रेशो को इस तरीके से इम्प्रूव कर सकती है कि पैसा इंजेक्ट कर ले बिजनेस के अंदर। करंट एसेट्स जब आपके बढ़ेंगे तो फिर दो करंट एसेट्स बढ़ेंगे आपके, या करंट लाइबिलिटी कम होगी। इन्वर्स रिलेशनशिप है, अगर करंट एसेट्स बढ़ेगा तो आपकी करंट रेशो इम्प्रूव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल करंट एसेट 10 के हैं और ये $5 की लाइबिलिटी है, तो ये कितना आ गया? 2 to 1 आ गया ना। अब अगर ये मैं इसको 15 कर दूं और ये 5 रहेगा तो क्या हुआ? अब 3 to 1 हो गया। तो आप देख रहे हैं, मैं अगर ऊपर वाले को यानी करंट एसेट्स में इजाफा करूंगा तो मेरी करंट रेशो जो है वो यानी करंट एसेट्स अगर बढ़ेंगे तो करंट रेशो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। ये एक तरीका और भी होता है, ये मैं 10 रहने देता हूँ, ये 5 के बजाय 2 कर देता हूँ। अब देखें 6 to 1 आ गया, 5 हो गया। बल्कि मैंने क्या करा, मैंने लाइबिलिटी कम कर दी। तो इन्वर्स रिलेशनशिप याद रखिएगा, या तो करंट एसेट्स को बढ़ा दें तो इम्प्रूव हो जाएगा, या करंट लाइबिलिटी को कम कर दें तो इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसका तरीका ये हो सकता है कि आप पैसा इंजेक्ट कर दें, इन्वेस्ट कर दें, मतलब इन्वेस्ट कैश इन द बिजनेस, लॉन्ग टर्म लोन ले लें आप, या जो आपके नॉन करंट एसेट्स जो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं उनको बेच दें, वहाँ से पैसा आ जाएगा, वो फिर कैश को बढ़ाएगा। नॉन यूटिलाइज्ड एसेट्स, ये 2-3 चीज़ें होती हैं जिससे आप इस रेशो को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे ये रिड्यूस डिविडेंड पेमेंट्स, के अपने शेयर होल्डर्स को जो आप डिविडेंड देते हैं वो पेमेंट ना करें, तो पैसा आपके पास रहेगा तो कैश में पड़ा रहेगा। कैश अगर आप पेमेंट कर देंगे तो कैश कम हो जाएगा, कैश कम होने का मकसद है करंट एसेट्स कम हो गए, करंट एसेट्स कम होने का मकसद है करंट रेशो कम हो गई। इंक्रीज लॉन्ग टर्म बारोइंग इशूज़ डेबेंचर, जो मैंने आपको बताया है कि लॉन्ग टर्म बारोइंग्स ले लें। आप करंट लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि करंट एसेट्स भी बढ़ जाएगा और करंट लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इशू शेयर, आप शेयर इशू कर दें, पैसा जो मैंने कहा बिजनेस ऑनर इन्वेस्ट कर दे। सेलिंग ऑफ सरप्लस नॉन करंट एसेट्स, के सरप्लस नॉन करंट एसेट्स अगर पड़े हुए हैं तो आप उनको बेच दें उठा के।
आगे कहता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है कंपनीज कंपेयर देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस। कंपनी अपनी जो बिज़नेस की परफॉर्मेंस है वो दूसरे बिजनेसेस के साथ कंपेयर करती हैं। इसको एक लफ्ज़ कहते हैं, उसे कहते हैं बेंच मार्किंग। बेंच मार्किंग याद रखिएगा, आपने पढ़ा भी होगा बिजनेस स्टडीज़ में। बेंच मार्किंग का मकसद है कि वी आर कंपेयरिंग आवर बिजनेस विद दैट ऑफ अनदर बिजनेस। तो कहता है कि स्टेट 3 लिमिटेशंस ऑफ कंपनी कंपेयरिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस। 3 लिमिटेशंस बताएं। लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती हैं? क्योंकि देखिए हर बिज़नेस की अपनी एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है, यूएसपी जिसे हम कहते हैं। हर बिज़नेस की एक यूनिक किस्म की यूएसपी होती है, और वो जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो हो सकता है साइज़ ही डिफरेंट हो, कि हमारे बिज़नेस का साइज़ जो है वो स्मॉल है एंड वी आर कंपेयरिंग दैट ऑफ बिज़नेस, कि हमारी भी रिटेल की दुकान है फॉर एग्जांपल, लेकिन जिस रिटेल की दुकान से हम कंपेयर कर रहे हैं उसका साइज़ बड़ा है, उसने इन्वेस्ट ज़्यादा किया हुआ है, उसकी उसकी दुकान की पोजीशन अच्छी है, एंड वी कंपेयर आवर सेल्फ विद दैट ऑफ बिजनेस, तो उसमें फ़र्क होगा। तो साइज़ का भी मैटर करता है। फिर इन्वेस्टमेंट का भी है कि उस पर इन्वेस्ट ज़्यादा करा हुआ है हमने, इन्वेस्टमेंट हमारी कम है। हमारे एम्प्लॉइज़ की पोजीशन डिफरेंट है, उसके एम्प्लॉइज़ की पोजीशन डिफरेंट है। हम कंपेयर कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते, वो बिज़नेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। तो ये लिमिटेशंस आ जाती हैं, क्योंकि कंपेयर करने के लिए ज़रूरी है कि एक जैसी हो सारी। अगर मैं टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ तो जिससे कंपेयर कर रहा हूँ वो भी फिर टेक्नोलॉजी को यूज़ करे, अगर मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो वो भी यूज़ ना करे, तो फिर तो सेंस बनता है। लेकिन अगर हम जब कंपेयर करने जाते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमें एक जैसी चीज़ें नॉर्मली नहीं मिलती। तो बेंचमार्किंग के अंदर, बेंचमार्किंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज करती हैं कंपनीज़, लेकिन ये क्योंकि लिमिटेशंस का पूछ रहा है तो लिमिटेशंस के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि उसमें आपका साइज़ बहुत बड़ा मैटर करता है। साइज़ के अलावा टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है कि टेक्नोलॉजिकली तौर पर कंपनीज़ इक्वल हैं या नहीं है। एम्प्लॉइज़ की जो नॉर्मली, अगर मैं पब्लिक सेक्टर कंपनी को यूँ समझें आप, अगर पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी वर्सेस प्राइवेट, अगर मैं कंपेयर करूंगा तो देखिए जो मल्टीनेशनल या प्राइवेट कंपनीज होती हैं उसके एम्प्लॉइज़ जो है ना वो डेफिनेटली थोड़ा डिफ़र करते हैं, उनके सिस्टम्स अच्छे होते हैं, एम्प्लॉइज़ क्वालिफाइड लोग होते हैं जो उस एक सर्टेन सिस्टम में जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम होता है उसके अंदर काम कर रहे होते हैं। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, सिक्योरिटी ऑफ जॉब होती है कि जॉब आपकी परमानेंट है, कोई आपको निकालेगा नहीं। तो अगर आप पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को, किसी कंपनी को कंपेयर करने जा रहे हैं और आप अगर कंपेयर करने के लिए कोई मल्टीनेशनल कंपनी को के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो बेंचमार्किंग अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आपके दोनों के जो अपना जो जैसे कहें कि पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स ही डिफरेंट हैं दोनों के। तो ये लिमिटेशंस होती हैं इसके अंदर जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं। बिजनेसेस में यूज़ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़, ये सर्टेन हो गया कि इनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ भी हो सकती है जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। लाइक आपने स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल आप करते हैं, सामने वाला बिजनेस जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करता है, डेप्रिसिएशन डिफरेंट आएगा, डेप्रिसिएशन डिफरेंट आएगा तो इनकम डिफरेंट हो जाएगी आपकी। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज़ यूज टू प्रिपेयर अकाउंटिंग देयर ऑफ में भी मिसलीडिंग। नॉर्मली क्या करते हैं कि अगर मैं एक और कंपनी से कंपेयर करने जा रहा हूँ तो हिस्टोरिकल कॉस्ट जो होती है, जितने भी नॉन करंट एसेट्स होते हैं जिस वैल्यू के ऊपर ये ख़रीदे जाते हैं उसी वैल्यू के ऊपर ये रिकॉर्ड होते हैं, अनलेस कि हम इसे बेचने नहीं जा रहे हैं या बिज़नेस बंद नहीं हो रहा है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट को हम इस्तेमाल करते हैं। हर कंपनी की हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है वो डिफरेंट होती है। तो एक एसेट्स है, मैंने आज से 5 साल पहले ख़रीदा था, एक वही एसेट्स जो है जब 3 साल बाद ख़रीदा गया तो उस वक्त जो है उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो मेरे पास तो कम वैल्यू का वही एसेट्स है, जबकि दूसरी कंपनी के पास जो है उसकी वैल्यू बढ़ी हुई है क्योंकि डॉलर बढ़ गया, हमने इंपोर्ट करके मंगाया था। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्योंकि हम यूज़ करते हैं तो ये भी मिसलीडिंग हो सकता है। देयर मे बी डिफरेंट ईयर एंड्स, सीजनल फैक्टर्स।
हो सकता है मैं अपना साल अकाउंटिंग का जो है वो जून 30 को क्लोज़ कर रहा हूँ अपना, और दूसरी कंपनी जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ वो दिसंबर 31 को क्लोज़ कर रही हो, तो ये भी एक फ़र्क आएगा। देयर में भी नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स टू कंसिडर, जो मैंने बताया कि एम्प्लॉइज़ की पोजीशन अच्छी है, ये नॉन मॉनेटरी हैं लेकिन ये बिज़नेस में इम्पैक्ट बहुत करते हैं। प्राइवेट जो कंपनीज़ या मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनकी क्वालिटी के अंदर और जो नॉर्मली पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं दोनों में फ़र्क होता है। रिलेटिव साइज़ ऑफ ईच बिजनेस जो मैं बता रहा था कि साइज़ मैटर करता है। द इफ़ेक्ट ऑफ विंडो ड्रेसिंग, कुछ कंपनीज ऐसी करती हैं कि वो प्रॉफिट को मैनेज करती हैं, उसे विंडो ड्रेसिंग कहते हैं, जबकि एक ऐसी कंपनी जो विंडो ड्रेसिंग नहीं कर रही है वो अगर कंपेयर कर रही है किसी ऐसी कंपनी के साथ जो विंडो ड्रेसिंग करती है, प्रॉफिट को मैनेज करती है, मैनिपुलेट करती है, अकाउंटिंग के अंदर मैनिपुलेशन होती है, तो वो भी फ़र्क आएगा। मे बी डिफरेंट बिजनेस स्ट्रक्चर, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के बिज़नेस का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो, उसके ऑब्जेक्टिव ही डिफरेंट हो, तो दीज आर द लिमिटेशंस। आपके जहन में और कुछ आ रही हो तो वो देख लीजिएगा। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमने ख़त्म किया, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेट्स होप आपकी समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।